नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अप क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं उन पर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही प्राप्त हो सके। इससे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो बनाई थी प्लांट बायोकेमिस्ट्री पर। आपने देखा होगा कि उसमें से जैसे मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको, जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल वो ही क्वेश्चन थे और यहाँ तक कि उनका जो सीक्वेंस था वो भी वही था। इसलिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए ताकि आप परीक्षा में पास हो सके अच्छी तरह से। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, यानी कि एंटोमोलॉजी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कीट विज्ञान। क्या? कीट विज्ञान। क्या कहते हैं? कीट विज्ञान। यानी सबसे पहला जो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि कीट विज्ञान से आप क्या समझते हैं? कीट विज्ञान से आप क्या समझते हैं? कीट विज्ञान से आप क्या समझते हैं? और इससे आगे क्या पूछेगा? कीटों का वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कीजिए तथा इनके लक्षणों को लिखिए। यानी कीटों के जो लक्षण होते हैं उनको लिखिए तथा इनके लक्षणों को लिखिए। और इससे आगे ये भी पूछेगा कि हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारे जो कीट हैं उनमें जो एग्रीकल्चर में इनका क्या महत्व है। यानी कीटों का कृषि में क्या महत्व है? क्या महत्व है? तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ये क्या होता है। यानी कीट विज्ञान से आप क्या समझते हैं? यानी आप कीट विज्ञान की परीक्षा देनी है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कीट, किसका? कीटों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी कहलाती है। और इसकी मीनिंग की बात करें, जिसकी एंटोमोलॉजी की मीनिंग की, तो ये इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। और वो शब्द कौन कौन से हैं? वो दोनों शब्द हैं, जैसे एंटोमोन। क्या है? एंटोमोन। और एक है लॉगस। क्या है? लॉगस। जिसमें एंटोमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट, यानी क्या होता है? कीट। क्या होता है? कीट। और लॉगस का अर्थ होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज, यानी कि ज्ञान। यानी कि ज्ञान, यानी कीटों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। मैंने एंटोमोलॉजी के ऊपर पहले से ही अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, वहां पर जाकर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं कीटों का वर्गीकरण। दोस्तों, कीटों को पंखों के आधार पर अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि मैं आपको एक वर्गीकरण बताता हूँ जो डॉक्टर इम्स के द्वारा दिया गया है। यानी कीटों का जो वर्गीकरण है किसके द्वारा? डॉक्टर इम्स के द्वारा। किसके द्वारा? इम्स के द्वारा। तो डॉक्टर इम्स ने कीटों को दो वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में विभाजित किया है। एक तो होते हैं अपंखीय। क्या होते हैं? अपंखीय, यानी जिनमें पंख नहीं होते हैं। पहला क्या होते हैं? अपंखीय। अपंखीय यानी कि वे कीट जिनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं सपंखीय। क्या होते हैं? सपंखीय, यानी कि वे कीट जिनमें पंख पाए जाते हैं उन्हें सपंखीय कहते हैं। इससे आगे इनको दो भागों में फिर से विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। यानी कि जो सपंखीय हैं इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होते हैं बाह्य संरचना वाले पंख। क्या? बाह्य संरचना वाले। और अंतः पंखीय। एक तो होते हैं बाह्य संरचना यानी बाहरी पंखीय। बाह्य पंखीय। कौन से? बाह्य पंखीय, यानी कि जिनके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो बाहर की ओर निकले होते हैं, उनको क्या कहते हैं? बाह्य पंखीय कहते हैं। और एक होते हैं
अंतःपंखीय, यानी जिनके जो पंख होते हैं वो अंदर की साइड में निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंतःपंखीय। तो दोस्तों यहाँ से आगे और बात की गई है कि कितने प्रकार के हुए, जो वर्गीकरण था हमारा दो प्रकार, एक तो अपंखीय और एक सपंखीय। जिन्हें पंख नहीं पाए जाते वो अपंखीय, जिन्हें पंख पाए जाते हैं वो सपंखीय। इससे आगे बात की है कि सपंखीय भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्यपंखीय यानी जिनके जो पंख होते हैं वो बाहर की ओर फैले होते हैं वो बाह्यपंखीय कहलाते हैं, और अंतःपंखीय यानी जिन कीटों के जो पंख हैं वो अंदर की ओर होते हैं थोड़ा, तो वो क्या कहलाते हैं, अंतःपंखीय। तो इसके अंदर भी 16 गण आते हैं, कीटों के कितने गण आते हैं, 16 गण। आपको उनमें से कोई 2 से लेके 4 गण ही पढ़ लेने हैं जो कि हमारे काम के हैं, जैसे कि लेपिडोप्टेरा हुआ, हाइमेनोप्टेरा हुआ, आपको ये पढ़ लेने हैं। अब इसमें से 16 में से आप 4 को पढ़ लीजिएगा केवल, यानी कि इनमें कौन कौन से कीट आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे डिप्टेरा है, डिप्टेरा है, ऑर्थोपोडा है। जैसे ऑर्थोपोडा में कौन सा कीट आता है, टिड्डा आता है। ऐसे ही अंतःपंखीय श्रेणी में भी बहुत सारे कीट होते हैं, ये 9 से 10 प्रकार के 9 से 10 गण होते हैं। इनमें से आप 3 से 4 कर लीजिएगा, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ जो इनके कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। जैसे ऑर्थोपोडा हुआ, ऑर्थोपेटेरा हुआ, और डिप्टेरा हुआ, और लेपिडोप्टेरा, और कोलियोप्टेरा, और हेमियोप्टेरा। कौन कौन से, सबसे पहले ऑर्थोपेटेरा और डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और हेमियोप्टेरा को आप क्लियर कर लीजिएगा। इससे आगे बात करते हैं कीटों का कृषि में क्या महत्व है। तो दोस्तों कीटों का कृषि में बहुत महत्व होता है, यानी कुछ कीट तो ऐसे होते हैं जो कि हमारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं, और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कि हमें लाभ भी देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो टिड्डे की, तो टिड्डे हमारे जो फसल को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तो वो हानिकारक कीट है। और कुछ कीट होते हैं जो कि हमारी फसलों को लाभ भी पहुंचाते हैं। जैसे कि हम केंचुए की बात करते हैं, तो केंचुआ हमारी मिट्टी की क्या है, उर्वरता को बढ़ाता है। तो कैसा हो गया, वो हो गया लाभदायक कीट। जैसे कि हम रेशम कीट की बात करें तो उससे हमको उत्पादन भी मिलता है। लाख कीट होता है, यानी बहुत सारे कीट होते हैं जिनसे हमारे शरीर को बहुत सारे, मतलब कि हमको बहुत आर्थिक महत्व प्राप्त होता है। तो इससे आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है श्रृंगिका को परिभाषित कीजिए। किसको, श्रृंगिका को परिभाषित कीजिए, यानी जो एंटीनी होती है उसको डिफाइन करना है, यानी कि श्रृंगिका क्या होती है, यानी एंटीनी क्या होती है। इनके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए, इनके विभिन्न प्रकारों को समझाइए, इनके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। यानी श्रृंगिका यानी एंटीनी, आपने देखा होगा जैसे चींटी होती है, टिड्डा होता है, उसके आगे दो डंकनुमा जो संरचनाएं होती हैं, जो डंक आगे की ओर निकले होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको एंटीनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एंटीनी। तो एंटीनी के दोस्तों 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम एक एंटीनी का निर्माण करते हैं इस तरह से कुछ, मान लीजिएगा ये क्या है, कोई किसी कीट की क्या है, एंटीनी है। क्या है, एंटीनी। ये किसी कीट की क्या है, एंटीनी है। तो इसके 3 भाग होते हैं। ये जो सिरा होता है क्या होता है, काफी लंबा होता है, जो कि हमारे जो सिर होता है, कीट का जो सिर होता है उसमें धसा होता है। इसको क्या कहते हैं, पेडिसिल। क्या कहते हैं, पेडिसिल। पेडिसिल, जिसको पेडिसिल कहते हैं। और इसका जो ये वाला सिरा होता है, कौन सा, ये वाला, इसको फ्लैजिलम कहते हैं। और बीच में भी जो एक भाग होता है उसका भी एक नाम होता है। इससे आगे हम इसके बात करते हैं कि श्रृंगिका है। जैसे श्रृंगिका के कितने प्रकार होते हैं, यानी श्रृंगिका है जो कि कीटों में कितने प्रकार की पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रृंगिका अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, तथा अलग अलग कीटों में इनके अलग अलग ही कार्य होते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो भाग था वो था आपका स्कैप। ये यहाँ पर जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, स्कैप। क्या कहते हैं, स्कैप। क्या कहते हैं, स्कैप। स्कैप से आगे आपका जो होता है
वो होता है पेडिसिल। क्या होता है? पेडिसिल। यहाँ पर जो क्या होता है? पेडिसिल यहाँ पर होता है, पेडिसिल। और इसका जो सबसे लास्ट में जो भाग होता है वो होता है फ्लेजलम। क्या होता है दोस्तों? फ्लेजलम। ये हो गए आपके मतलब इसी संरचना की बात की, जो श्रृंखला है वो क्या होती है, इसकी परिभाषा भी होगी। इससे आगे बात करते हैं कि इनका विभिन्न प्रकार है, इनके जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम थोड़ा इसके एंटीनी के बारे में और बात कर लेते हैं। जो एंटीनी होती हैं वो उसके कीटों में कई कार्य होते हैं। जैसे कि ये भोजन का पता लगाती हैं कि यह जो भोजन है वो सुगंधित है, कैसा है या खराब है। ये ध्वनि भी सुन ये ध्वनि भी सुनती हैं, ये सुगंध का भी पता लगाती हैं। यानी कि इनके जो है कि कीटों में बहुत कार्य होते हैं। ये कभी कभी भोजन को पकड़ने का भी कार्य करती हैं। तो इनके अब प्रकारों की बात करते हैं, इनमें कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों एंटीनी के बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं, कम से कम 13-14 प्रकार की एंटीनी पाई जाती हैं, जिनको हम नाम से ही पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सुंडाकार। कौन सा? पहली है सुंडाकार। क्या? सुंडाकार। सुंडाकार श्रृंगिका। तो इसमें सुंडाकार में है यानी सूंड जैसी संरचना। कैसी? सूंड जैसी संरचना। यह रोम की तरह होती है। कैसी होती है? रोम की तरह। सुंडाकार जैसे कि ये बिल्कुल सीधी इस टाइप में होती है। किसमें? इस टाइप में होती है। किसमें? इस टाइप की। और इसका जो अगला सिरा होता है वो काफी पतला होता है। इस प्रकार की जो एंटीनी होती है उसको क्या कहते हैं? सुंडाकार एंटीनी यानी सुंडाकार श्रृंगिका कहती हैं। जो आपकी जो दूसरी है वो है धागाकार यानी धागाकार। इसके नाम से आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये जल्दी आ जाएंगे। धागाकार यानी ये धागे के आकार जैसी होते हैं। कैसे? धागे के आकार जैसी, यानी कि ऐसी संरचना पाई जाती है इनमें। कैसी? ऐसी यानी एक समान, यानी एक समान मोटाई की होती है। आगे अगर तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो इनका जो तीसरा प्रकार है वो है मुक्ताकार। कौन सा आकार है? मुक्ताकार। यानी वे एंटीनी जिनमें जगह जगह पर मोती जैसे आकार पाए जाते हैं। कैसे? मोती टाइप में जो आकार पाए जाते हैं वो क्या कहलाती हैं? मुक्ताकार एंटीनी कहलाती हैं। अगली बात करते हैं कि अगला जो प्रकार है वो कैसा है? दंताकार। कैसा है? दंताकार। यानी कि वे एंटीनी जिनमें दांतों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और दांते जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती हैं। उनको क्या कहते हैं? दंताकार एंटीनी कहते हैं। इससे आगे बात करें कि कंघाकार। कैसा? कंघाकार। इनको याद करना बहुत ही सरल होता है। कंघाकार यानी कंघा, कॉम्ब यानी जैसे कंघा जैसी संरचना पाई जाती है। यानी कि वे एंटीनी जिनमें कंघे जैसी संरचना पाई जाती है वो क्या कहलाती हैं? कंघाकार एंटीनी कहलाती हैं। अगला जो प्रकार है वो है द्विकंघाकार। क्या है? द्विकंघाकार। यानी कि इस प्रकार की एंटीनी में दोनों ओर को कंघे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। उनको क्या कहते हैं? द्विकंघाकार संरचनाएं कहते हैं। द्विकंघाकार श्रृंगिकाएं कहते हैं। जो हमारा जो अगला प्रकार है वो है पंखाकार। क्या है? सातवां है पंखाकार। पंखाकार यानी वे एंटीनी जिन्हें पंखों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? पंखाकार एंटीनी कहलाती हैं। ऐसे ही आगे बात करें रोमदार। क्या? रोमदार यानी वे एंटीनी जिनमें रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी थोड़े थोड़े रोम जैसे यानी कि बाल जैसे निकले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोमदार एंटीनी होती हैं। इससे आगे बात करते हैं चक्राकार। कैसे? चक्राकार यानी वे एंटीनी जिनमें जिनकी जो संरचनाएं होती है चक्राकार होती है, ऐसे ऐसे करके होती है। यानी वो जो टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको क्या कहते हैं? चक्राकार एंटीनी होते हैं। ये हमारे एंटीनी के प्रकार हो गए। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर होता है। इससे आगे बात करते हैं जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक तो रह गई है, आप उनको आप स्वयं कर लीजिएगा। कल जो बायोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो ही उसी सीक्वेंस से आए थे। इसलिए आप इन क्वेश्चन को मैंने बड़े ध्यान से बनाया है, मतलब कि सेट किया है। आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इनको क्लियर कर लीजिएगा। इससे आगे बात करें टिड्डे के पाचन तंत्र की। किसकी? टिड्डे के पाचन तंत्र की। टिड्डे के पाचन तंत्र।
का सचित्र वर्णन, चित्र सहित वर्णन करना, सचित्र वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको पाचन तंत्र की जगह पर क्या देगा, क्या देगा, आहार नाल, क्या, आहार नाल का सचित्र वर्णन को भी कह सकता है। पाचन तंत्र और आहार नाल एक ही बात है, आपको घुमाकर कैसे भी वो पूछ सकता है। तो आहार नाल यानी कि वह नलिका जिसमें भोजन पचता है, यानी भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो कहाँ पर पच रहा है, ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो किसमें आएंगी, पाचन तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इनकी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो पाचन तंत्र की जो आहार नलिका होती है वो कहीं पर मोटी कहीं पर पतली होती है, और जो कि उसमें क्या है, आपके 3 भाग होते हैं। कौन से 3 भाग, एक तो होते हैं पूर्व मुख गुहा, कौन सी, पूर्व मुख गुहा, एक मुख गुहा होती है और एक एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ पूर्व मुख गुहा की, यानी पूर्व मुख गुहा यानी इसकी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, मुंह से, यानी माउथ से ही इसकी शुरुआत होती है। तो दोस्तों जैसे ही हम भोजन को खाते हैं तो वो हमारे दांतों द्वारा चबाया जाता है। तो जो कीटों में दांत नहीं होते हैं, ये दांत जैसी संरचनाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको मैंडिबिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंडिबिल्स कहते हैं। जब मैंडिबिल्स उनको चबाते हैं तो उससे जो भोजन है वो उससे थोड़ा आगे ढकेला जाता है, जो कि हमारी जो स्लाइवेरियम और साइवेरियम जो लार ग्रंथिकाएं होती हैं, ऊपर की ओर जो लार ग्रंथि होती हैं वो साइवेरियम होती हैं, जो नीचे की ओर लार ग्रंथि होती है उनको क्या कहते हैं, उनको स्लाइवेरियम लार ग्रंथि कहते हैं। वहां पर लार ग्रंथियों का कार्य होता है कि भोजन में अच्छे से एंजाइम मिलाना, ताकि जो कि भोजन है वो हमारे जो आहार नाल में फंसे नहीं। वहां से जो आगे जाता है भोजन, तो वहां से जाके यह स्टोमेडियम में पहुंच जाता है। वहां पर गिजार्ड होता है, गिजार्ड को एक प्रकार से चक्की कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्की। वो क्या करता है, वो भोजन को पीसने का कार्य करता है, यानी अंदर भी, यानी भोजन को क्या करता है, वो पीसता है। वहां से एक पाचन रस स्त्रावित होता है जो कि उसमें मिल जाता है, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। उससे आगे बात करें तो उससे आगे आपका जो भोजन है वो मिडगट में पहुंच जाता है। मिडगट के बाद जो पोषक तत्व तो भोजन में रह जाते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है, और उसके बाद जो भोजन है वो किसमें, हिंडगट में पहुंच जाता है। किसमें, हिंडगट में। तो आपको ये समझ में आ रहा हो, जैसे मैं एक कीट की संरचना बताता हूँ ऐसे करके। मान लिया जाए कि ये क्या है, कोई कीट है। क्या है, कीट है। क्या है, कोई कीट है, कोई कीट है। तो ये क्या होता है, यहां पर तो ये सिर वाला भाग है। क्या है, सिर, वक्ष और उदर। जो कीटों का जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है। वे प्राणी जिनका शरीर 3 भागों में बटा होता है उनको ही हम कीट कहते हैं, और जिनमें 2 पंख पाई जाती हैं, 2 जोड़ी पंख पाई जाती हैं, और 1 जोड़ी यानी 2 श्रृंखला पाई जाती हैं, और 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो कीट कहलाते हैं। तो इसका जो वक्ष है इसको क्या कहते हैं, थोरैक्स। क्या कहते हैं, थोरैक्स। ये थोरैक्स है, ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 3 भागों में बटा होता है। इसको जो पहला पहला भाग है उसको कहते हैं फोरगट। क्या कहते हैं, फोरगट। जो बीच का है यानी मिड में है इसको कहते हैं मिडगट। क्या कहते हैं, मिडगट। और जो पिछला वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिंडगट। क्या कहते हैं, हैंडगट, हैंडगट। तो सबसे पहले यहाँ से भोजन आया तो कहाँ कहाँ पहुंचा, फोरगट। फोरगट में क्या होता है, फोरगट में गिजार्ड होता है जो कि भोजन को पीस देता है, वहां पाचन रस भी मिल जाता है। इसे आगे जो है भोजन किसे, मिडगट में ढकेल दिया जाता है। मिडगट में क्या होता है कि भोजन में पाचन रस मिला दिया जाता है, और जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको वो अवशोषित कर लेता है, और जो शेष भोजन है वो किसमें पहुंच जाता है, हिंडगट में। किसमें पहुंच जाता है, हिंडगट में। और हिंडगट से ये होता हुआ किसमें पहुंच जाता है, उदर में, और जहां से जो कि उत्सर्जन द्वारा जो कि निकाल दिया जाता है। ये आपका हो गया, ये टिंडे में जो पाचन तंत्र होता है, यानी जो भोजन का जो पाचन करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है जो कि पेपर में आने वाला है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है कि कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टांगों का वर्णन कीजिए। कीटों में पाई जाने वाली
पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की टांगों का वर्गीकरण कीजिए। यानी आपको क्या है, टांगों का क्या करना है, वर्गीकरण। यानी कीटों में कितने प्रकार की टांगें पाई जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार के कीटों में अलग अलग प्रकार की टांगे यानी पैर पाए जाते हैं। जैसे कि हम अगर टिड्डे की बात करें तो टिड्डे क्या करता है, उछल उछल कर चलता है। तो यानी उसमें जो पाई जाने वाले जो पैर हैं वो कैसे होंगे, वो कूदने वाले पैर होंगे। कैसे, कूदने वाले। इसी प्रकार अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार की टांगे पाई जाती हैं, जिसको हम अभी थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं कि यानी कि जो कीटों में है कि कैसी कैसी पैरें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चलने वाली टांग। कैसे, चलने वाली टांग या चलने वाले पैर, चलने वाली टांगे लिख देते हैं। तो वे टांगे केवल चलने का ही कार्य करती हैं, वो चलने वाली टांगे कहलाती हैं, जो कि अलग अलग गढ़ों में पाई जाती हैं। और जो आपका है अगली है वो है कूदने वाली। कौन सी, कूदने वाली टांगे। कूदने वाली यानी वे टांगे जो कूदने का कार्य करती हैं। जिन जो कूदने वाली जो टांगे होती हैं वो क्या होते हैं, वो अपेक्षाकृत जो अन्य टांगे हैं उनसे क्या होती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं। यानी ये वाली टांगे क्या होती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं। दौड़ने वाली क्या होती हैं, दौड़ने वाली। इससे अगला प्रकार है कि दौड़ने वाली टांगे। दौड़ने वाली टांगे यानी कीटों में दौड़ने वाली, यानी जो टांगे दौड़ने का भी कार्य करती हैं। जिससे कीट दौड़ रहा है वो क्या है, दौड़ने वाली टांगे कहलाती हैं। इससे आगे बात करें पकड़ने वाली टांगे। कुछ टांगे कीटों को उसके भोजन को पकड़ने का भी कार्य करती हैं, उनको क्या कहते हैं, पकड़ने वाली टांगे। क्या है, पकड़ने वाली टांगे। ये हो गई आपकी पकड़ने वाली टांगे। इसका जो अगला प्रकार है वो है आवाज करने वाली टांगे। आवाज करने वाली टांगे। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ कीट होते हैं जो अपने, जैसे मक्खी है, वो अपने पैरों को ऐसे ऐसे करके रगड़ती रहती है। ऐसे ऐसे करके रगड़ती रहती है, आगे के जो पैर होते हैं उनको रगड़ती रहती है। उससे क्या करती है, वो आवाज निकालती है। यानी कि कुछ कीटों में आवाज करने वाली टांगे भी पाई जाती हैं। जो टांगे आवाज करने का कार्य कर रही हैं वो क्या कहलाएंगी, वो आवाज करने वाली टांगे कहलाएंगी। इससे आगे हम बात करते हैं खोदने वाली टांगे। क्या, खोदने वाली टांगे। खोदने वाली टांगे यानी जो टांगे मिट्टी को खोदने का कार्य करती हैं। जो मिट्टी को खोदने का कार्य करती हैं वो खोदने वाली टांगे कहलाती हैं। इससे आगे पराग एकत्रित करने वाली टांगे। आप इतनी ये जो बताई हैं इनको ही क्लियर कर लीजिएगा, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको मतलब इससे ही क्लियर हो जाएगा। इससे आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, आप इनको ही क्लियर कर लीजिएगा, जो कि आगे पेपर में 100% ही फंस जाएंगे। जो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि पंख संयोजी उपकरण। पंख संयोजी उपकरण, पंख संयोजी उपकरण, जो पंख संयोजी उपकरण तथा पंख सिरा विन्यास का वर्गीकरण करना है। क्या करना है, पंख संयोजी उपकरण तथा पंख सिरा विन्यास का वर्णन करो। क्या करना है, वर्णन करो। यानी जो पंखों में जो पंख संयोजी उपकरण पाए जाते हैं कीटों में, पंख संयोजी उपकरण और पंख में जो सिरा विन्यास पाया जाता है उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। यानी उनको क्लासिफाई करना है अच्छी तरह से, यानी इनमें क्या क्या होता है। तो इसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। यानी पंख संयोजी उपकरण यानी वे उपकरण जो पंखों द्वारा कीटों को उड़ने में मदद करते हैं
वो क्या कहलाते हैं? पंख संयोजी उपकरण कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार के कीटों में अलग अलग प्रकार के कुछ अलग से संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि क्या है, जो कीटों को उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पंख संयोजी उपकरण कहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा किसी भी कीट को उड़ने के लिए कितनी, वैसे अगर बात करते हैं कि कीट में कितनी पंख पाए जाते हैं, तो उसमें 2 जोड़ी पंखें पाई जाती हैं, यानी उसमें क्या है, 4 पंखें पाई जाती हैं। तो आगे 2 पंखें होती हैं और 2 ही पीछे होती हैं। जो आगे वाली पंखें हैं वो क्या होती हैं, पिछले वाले पंखों पर ढकी होती हैं, यानी पिछले वाले पंखों को ढकी होती हैं। लेकिन अगर कोई कीट उड़ना चाहे तो उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए होता है कि वो अपनी दोनों पंखों को सटाकर उड़े, यानी दोनों पंखों को क्या है, वो सटाकर उड़े, ताकि उनके बीच में से हवा पास ना हो और वो आसानी से उड़ सके। लेकिन अलग अलग कीटों में अलग अलग संरचनाएं होती हैं, किसके लिए, कि वो अपनी पंखों को सटा सके। यानी कुछ में तो जैसे कि मान लेते हैं ये पिछली वाली पंख है, क्या है, पिछली वाली, और ये इसके ऊपर वाली है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये कील सी निकली होती है, क्या होती है, ये कील निकली होती है। और ऊपर वाली में क्या होता है, इसमें गड्ढा होता है। जो ये जो कील है वो ये इस गड्ढे में फंस जाती है, जिससे कि वो क्या है, अच्छी तरह से फंसी रहती है और कीट आसानी से उड़ सकता है। इसी प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनको पंख संयोजी उपकरण कहते हैं, जो कि कीटों को उड़ने में मदद करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, किसी में गड्ढा होता है, किसी में कील निकली होती है, किसी में बाहर निकले होते हैं, किसी में लोब जैसा बना होता है। आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, यानी पंख संयोजी उपकरण क्या होते हैं। अगली बात करते हैं पंख शिरा विन्यास, यानी पंखों में जो शिरा विन्यास पाया जाता है। शिरा यानी नर्वस, यानी जो नर्व्स पाई जाती हैं, जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि पंखों में जो शिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये कोई 3 से 4 प्रकार का शिरा विन्यास होता है। जैसे कि मैं आपको एक पंख की संरचना बनाऊं, जैसे यहाँ से कोई ये पंख है किसी चीज की, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऐसे करके जो तंत्रिकाएं निकलेंगी, क्या निकलेंगी, तंत्रिकाएं निकलेंगी, क्या, तंत्रिकाएं या सिराएं, क्या निकलेंगी, सिराएं। इनको क्या कहते हैं, ये जो सिराएं निकल रही हैं, इनका जो विन्यास है, यानी ये कैसे कैसे निकल रही हैं, इनको ये क्या कहते हैं, पंखों का शिरा विन्यास कहते हैं। ये किसी कीट की हो सकती है, अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है, इसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंखों में पाए जाने वाले शिराओं के विन्यास को क्या कहते हैं, पंखों का शिरा विन्यास कहते हैं। इसकी आप ऐसे परिभाषा दे सकते हैं। तो आपने एंटोमोलॉजी की मैंने कुछ 2 वीडियो डाल रखी हैं, जिनमें मैंने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के बारे में बताया है, और एंटोमोलॉजी के स्कोप और इंसेक्ट और पेस्ट में डिफरेंस, और जो इंसेक्ट के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कीट क्या होते हैं, कीट और पतंगों में क्या अंतर होता है, एंटोमोलॉजी का जो मीनिंग होता है वो अच्छे से क्या होता है, आप उनको क्लियर कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर जो है, कीट की देहवृत्ति का, कीट की देहवृत्ति यानी बॉडी वॉल, यानी जो कीट की यानी इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल होती है उसका आपको समझाना है कि वो क्या होती है। यानी कीट की देहवृत्ति तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो कीट की जो देहवृत्ति होती है, बॉडी वॉल होती है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों कीट यानी कीट में जो त्वचा पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, उसके क्या क्या कार्य हैं, यानी क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। जैसे कि त्वचा की अगर बात की जाए तो त्वचा क्या करती है, हमारे जो शरीर के जो कोमल अंग हैं उनको ढकने का कार्य करती है, जिससे कि उनमें कोई भी क्षति ना पहुंचे। इस परत के आधार पर
कीटों में 3 प्रकार की परत पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की त्वचा पाई जाती है। जो आपकी जो पहली है वो है क्यूटिकल। क्या होती है? क्यूटिकल। क्यूटिकल कितने प्रकार की होती है? क्यूटिकल। आपने देखा होगा कोई भी कीट होता है उसकी जो ऊपर की सबसे बाहर की जो परत होती है जो कि बहुत हार्ड होती है, वो किसकी बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की, जो कि कीट के को जो कोमल अंग होते हैं उनकी रक्षा करती है, उसको कोई हानि ना पहुंचे। और साथ ही साथ वो क्या करती है कि कीट में से पानी का उत्सर्जन ना हो, यानी पानी का ह्रास ना हो, यानी वो पानी को भी संचित करने का कार्य करती है तथा अन्य चोटों से भी उसकी रक्षा करती है। इसके भी दोस्तों 3 भाग होते हैं। इसमें भी कितनी परत पाई जाती है? इसमें भी 3 परतें पाई जाती हैं। जो पहली होती है वो क्या होती है? एपिक्यूटिकल। क्या होती है? एपिक्यूटिकल। क्या होती है? एपिक्यूटिकल। ये पहला था। इसकी जो क्यूटिकल है वो ऊपरी परत होती है। इस परत में भी क्या 3 परत पाई जाती हैं। पहली क्या है? एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल। क्यूटिकल सबसे ऊपरी परत को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली है वो है एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल का कार्य होता है कि इसके जो शरीर है उसके बाहरी अंगों की रक्षा करना तथा ये जो बनी होती है वो हाइपोडर्मिस। इससे जो अगली परत है वो क्या होती है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या होती है? हाइपोडर्मिस। और जो अगली जो आपकी जो होती है वो होती है एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल और एपिडर्मिस। नहीं, ये क्या होती है? एपिक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल। क्या? एक्सोक्यूटिकल। और ये वाली जो अगला जो है वो क्या होता है? वो होता है आपका इंडोक्यूटिकल। क्या? इंडोक्यूटिकल। यानी कि क्यूटिकल की 3 परत पाई जाती हैं। कीट में 3 परत पाई जाती हैं। पहली है क्यूटिकल। क्यूटिकल भी 3 प्रकार की होती है, एपिक्यूटिकल, एक्सक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। क्यूटिकल ये सबसे ऊपरी परत होती है और इससे जो बीच की जो परत होती है उसको एक्सोक्यूटिकल कहते हैं। जो सबसे अंदर की ओर जो परत होती है उसमें क्या कहते हैं दोस्तों? उसको एंडोक्यूटिकल परत कहते हैं। और इसके अगले भाग की बात करें तो दूसरा होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? वो ये क्या है? उसकी सेल वॉल की क्या है? दूसरी परत होती है। क्या होती है? दूसरी परत होती है, जो जिसके भी पौधे में क्या है? अलग अलग तरह से अलग अलग कार्य होते हैं। इससे आगे बात करते हैं कि जो इसकी जो आगे का जो भाग है वो होता है, जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के कीट के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि एपिडर्मिस ग्रंथियों का रूप ले लेती हैं, क्यूटिकल का निर्माण करना। जो इसका जो निर्माण होता है, किसका? क्यूटिकल का। क्यूटिकल का निर्माण होता है वो एपिडर्मिस द्वारा होता है। और ये ऊपर की जो परत है क्यूटिकल, वो उसमें क्या होता है? विमोचन यानी मोल्टिंग होती रहती है। आपने देखा होगा कि आपके हाथों से कभी कभी खाल उड़ने लगती है, वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे त्वचा निर्मोचन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वचा निर्मोचन। इसी प्रकार कीटों में भी त्वचा निर्मोचन होता रहता है। अगर किसी भी कीट में त्वचा निर्मोचन नहीं होता है तो उसका जो वो कीट है वो कभी एडल्ट नहीं होगा, वो कभी जवान नहीं होगा, यानी कि वो अपने छोटी अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उसकी अगर ऊपरी परत ना गिरे जो कि बहुत हार्ड होती है, उसका विकास होने नहीं देती है। इसलिए ये कीट में कम से कम 5 से 6 बार त्वचा निर्मोचन होता है जब जाके वो एक वयस्क कीट बनता है। तो आप इसके बारे में भी क्लियर कर लीजिएगा कि कीट की जो देहवृत्ति होती है वो कैसी होती है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यानी क्वेश्चन नंबर 7। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न गणों के लक्षण बताने। क्या? निम्न गणों के लक्षण बताइए। कौन कौन से गण हैं? नंबर पहला है ऑर्थोपिटेरा। क्या है? ऑर्थोपिटेरा।
क्या है, ऑर्थोपेटेरा। तो पहले सबसे पहले हम इसकी बात कर देते हैं। इसकी जो हिंदी का जो नाम है वो क्या होता है, संघ संघ संधिपादा। क्या, संघ संधिपादा, संघ संधिपादा। आपका जो अगला जो गढ़ है जो आपको क्लियर करना है वो है डिप्टेरा। क्या है, डिप्टेरा। अगला है लेपिडोपिटेरा, लेपिडोपिटेरा। और इससे जो अगला है वो है आपका कोलियोपिटेरा। क्या है, कोलियोपिटेरा। कोलियोपिटेरा। और इससे भी आपका जो अगला है वो है हेमीपिटेरा। ये कोई 29 गढ़ पाए जाते हैं, लेकिन आपको ये 5 कोई क्लियर करना है कि इसके आपको लक्षणों याद करने हैं। ऑर्थोपोडा के जो लक्षण होते हैं, गढ़ के जो लक्षण होते हैं, कीटों के जो लक्षण होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि ऑर्थोपेटेरा में कौन सा आता है, इसके अंतर्गत आता है जैसे कि टिड्डा हुआ। क्या हुआ, टिड्डा। यानी टिड्डे के जो लक्षण होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, उसकी जो बाहरी संरचना होती है, खाने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, यानी चलने की प्रक्रिया कैसी होती है, उसके बारे में जानकारी कर लेनी है। जैसे अगली जो मैं बात करूँ जैसे डिप्टेरा की, डिप्टेरा में कौन से आते हैं, मोथ व तितली। जैसे लेपिडोपिटेरा है, लेपिडोपिटेरा के अंदर कौन से आते हैं, जैसे मोथ हुआ। क्या, मोथ हुआ, या तितली हुई, ये किसके अंदर आते हैं, ये लेपिडोपिटेरा के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर कोलियोपिटेरा की बात की जाए तो बीटल्स और विविल्स। क्या, बीटल्स और विविल्स आते हैं। क्या, जो जितने भी बीटल्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो कोलियोपिटेरा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से आपको इन कम से कम मैं बता दूं, ये तो ये इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी और ये भी। यानी कि आपको ये पांचों तो याद करने ही हैं, क्योंकि ये कम से कम 30 प्रकार के होते हैं। मैंने 30 प्रकार के गणों में से ये 5 निकाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कृषि महत्व के गण हैं। और हर बार इनमें से कोई 3 परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का है। मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है माउथ पार्ट्स, यानी कि जो कीटों में अलग अलग प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि जो कीटों में किस किस प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न मुखांगों का वर्णन कीजिए। क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से हैं मुखांग, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि जो इम्पोर्टेंट है, मतलब पहले तो मैं बता दे रहा हूं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले काटने व चबाने वाले। कौन से, काटने चबाने वाले, काटने चबाने वाले। अगला है चबाने व चाटने वाले, चबाने व चाटने वाले। पहला क्या था, पहला था काटने चबाने वाले, दूसरा है चबाने चाटने वाले, और जो तीसरा है चबाने तथा चूसने वाले। कौन से, चबाने व चूसने वाले, चूसने वाले। जो अगला है उसका नाम है स्पंजाकार। कौन सा, स्पंजाकार। अगला है साइफनाकार, साइफनाकार। तो इसकी बात करते हैं। जैसे काटने चबाने वाले, यानी कि जो मुखांग काटने और चबाने का कार्य करती हैं वो क्या कहलाते हैं, काटने चबाने। इसमें क्या कार्य होता है, चबाने और चाटने का। यानी जो माउथ पार्ट्स होते हैं अलग अलग कीट वो क्या करते हैं, वो केवल चबाने और चाटने का कार्य करते हैं। इसमें केवल चबाने और चूसने का। जैसे कि मच्छर होता है जो कि खून चूसता है, तो क्या कर रहा है, चूसने का कार्य कर रहा है, तो इसके अंदर मच्छर आ जाएगा। ये स्पंजाकार, और स्पंजाकार जैसे कि मक्खी हुई जो
हाउस फ्लाई होती है यानी घर वाली मक्खी होती है वो, ये साइफनाकार यानी अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। जैसे कि काटने और चबाने वाले की बात की जाए तो ये किसमें होते हैं, टिड्डे में। किसमें, टिड्डे। इस प्रकार के मुखांग किसमें पाए जाते हैं, टिड्डे में। और टिड्डा किस गण से संबंधित रखता है, मैंने अभी भी बताया, ये ऑर्थो, किसको, ऑर्थोपिटेरा गण से संबंधित तो होता है। यानी कि ऑर्थोपिटेरा गण का क्या है, ये कीट है। और टिड्डा क्या है, ऑर्थोपिटेरा गण का कीट है, जिसमें क्या है, काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। अगले प्रकार की बात है चबाने व चाटने वाले, जैसे कि मधुमक्खी और वर। कौन सी, मधुमक्खी। जैसे मधुमक्खी हुई, बर्र हुई, ये क्या है, चबाने व चाटने वाले मुखांग पाए जाते हैं। और ये किस गण से संबंधित हैं, यानी किस गण में पाए जाते हैं, हाइमेनोपिटेरा में। किसमें, हाइमेनोपिटेरा, पिटेरा गण में पाए जाते हैं। अगले हैं चबाने व चूसने वाले। तो इस प्रकार के जो मुखांग पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, चबाने और चूसने वाले, मच्छरों में और पिस्सुओं में। किसमें, मच्छरों में। यानी मच्छरों में जो मुखांग पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, वो चबाने व चूसने वाले पाए जाते हैं। जैसे स्पंजाकार, ये किसमें पाए जाते हैं, ये मक्खी में यानी हाउस फ्लाई होती है, ये उसमें पाए जाते हैं। और आगे बात करते हैं साइफनाकार। जो साइफनाकार जो मुखांग होते हैं वो तितली में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तितली में। तितली या फिर कह लो मौत, तितली और मौत में, दोनों में पाए जाते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि इसमें जरा सा होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी 3 से 4 चीज होती हैं। क्या होती हैं, 4-5 चीज होती हैं जो कि इसमें भाग लेती हैं। उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं इनको आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं इसको रफ करने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या अंतर होता है, यानी कि जो भोजन की जो विधि है इनकी, उसमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनमें जो माउथ पार्ट्स की जो रचना होती है वो कैसे होती है। इसमें आपकी जो शुरुआत होती है वो होती है लेवरम से। कहां से, लेवरम। लेवरम को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं ऊपरी होठ। ऊपरी होठ यानी जो कि क्या है, भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। जैसे ही हम किसी भोजन को, कीट जो है किसी भोजन को पकड़ता है तो वो कैसे, ऊपरी होठ की सहायता से उसमें जो कि खांचे बने होते हैं उनसे पकड़ता है और उसको कट कर देता है। तो ये हो गया आपका ऊपरी होठ। इससे आगे है आपका जो दूसरे नंबर पे है वो होता है ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स। क्या होता है, ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स। ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स। ये एक जोड़ी क्या, मैंडिबल्स होते हैं। क्या होते हैं, एक जोड़ी मैंडिबल्स। और मैंडिबल्स कहते हैं, किसे कहते हैं, कीटों के अंदर, किनके अंदर, कीटों के अंदर काइटिन की कुछ दांत जैसी संरचनाएं बनी होती है। कैसी, दांत जैसी, वो दांत जैसी होती है, यानी वो उनके दांत ही होते हैं। मैंडिबल्स क्या है, एक प्रकार के दांत है जो कि भोजन को काटने और चबाने का कार्य करते हैं। जो अगला होता है वो होता है ए पेयर ऑफ मैक्सली। क्या होता है, ए पेयर ऑफ मैक्सली, यानी कि एक जोड़ी क्या पाई जाती है, मैक्सली। मैक्सली क्या होती है, तो जो दांत होते हैं वो तो क्या करते हैं, उसको काटने और चबाने का कार्य करते हैं, लेकिन मुंह के अंदर भोजन को जो पकड़ने का कार्य करता है कि भोजन इधर उधर ना जाए, यानी दांतों के नीचे ही रहे, उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, वो मैक्सली का होता है, जो कि एक जोड़ी पाए जाते हैं। यानी मैक्सली क्या करता है, भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। अगला है लेवरम। लेवरम हो गया, और इसे है लेवियम। क्या है, लेवियम। लेवियम को कहते हैं निचला होठ। क्या कहते हैं, निचला होठ या निम्न होठ। अब इसका क्या कार्य है, ये जो लेवियम होता है वो क्या करता है, मुंह को बंद करने का कार्य करता है, जिससे कि भोजन मुंह से बाहर ना निकले। और इससे जो अगला है वो है हाइपोफैरिंक्स। हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स को क्या कहते हैं दोस्तों, जीभ। ये क्या होती है, इसकी जीभ होती है। तो इसमें आपको
ये क्लियर करने हैं, यानी 5 प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं, इनमें से आप कोई से 3 इन तीनों को क्लियर कर लीजिएगा। और इसमें इसकी जो क्रिया विधि है यानी भोजन की, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। किसी में मैक्सिली का कुछ काम कम हो जाता है, किसी में निचला होठ का काम कम हो जाता है, किसी में लेबर ऊपरी होठ का काम कम हो जाता है, किसी में दांत नहीं होती हैं। इसी प्रकार से ये भोजन विधि हो जाती है। आप इनको क्लियर कर लीजिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। किसका क्लासिफिकेशन दोस्तों, इंसेक्टिसाइड्स का। किसका, इंसेक्टिसाइड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यानी कीटनाशकों का वर्गीकरण करना है। किनका, कीटनाशकों का वर्गीकरण। तो इस कीटनाशकों के वर्गीकरण की बात की जाए तो अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार से, मतलब कि कीटों को मारने के अलग अलग दवाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसके जो वर्गीकरण की बात की जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, तो इसको अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कैसे, अलग अलग आधार पर, यानी कि कुछ कीट तो ऐसे होते हैं जो कि विष के संपर्क, यानी जो विष होते हैं यानी इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनके संपर्क में जैसे ही कोई कीट आता है तो वो उसको तुरंत मार देते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो जो होते हैं वो हैं। जैसे कि मैं आपको वर्गीकरण बताता हूँ। एक है आपका जो वर्गीकरण में आपको बता देता हूँ, उदरवेश। क्या हुआ है, उदरवेश। उदरवेश ये क्या होते हैं, उदरवेश के अंतर्गत क्या होता है कि दोस्तों, कि जो कीट है विष को खा लेता है, यानी हम पौधों पर छिड़केंगे और क्या है, वो कीट उसको खा लेगा, तो वो कहाँ पर पहुंच जाए, उधर, यानी वो पेट में पहुंच जाएगा। तो वहां पर वो रिएक्ट होगा और उसको, कीट को नष्ट कर देगा, यानी उसको मार देगा। और दूसरा जो होता है उसके जो है वो है स्पर्श विष। क्या है, स्पर्श विष। स्पर्श विष यानी कॉन्टैक्ट पॉइजन। ये ऐसे विष होते हैं, यानी ऐसे इंसेक्टिसाइड होते हैं, अगर इनके संपर्क में कोई भी कीट आ जाता है, केवल छू लेने से यानी स्पर्श करने से ही उस कीट की क्या है, मृत्यु हो जाती है। अगला जो आपके जो कीट है, इसका जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, ये है शरीर में क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। ये किसके आधार पर वर्गीकरण बता रहा हूं मैं, शरीर में क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। ये किसके आधार पर, शरीर में जो कैसे क्रिया करते हैं उसके आधार पर। और एक होते हैं धूम्रविष। क्या होते हैं, धूम्रविष। धूम्रविष यानी फिगमेंट्स। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे विष होते हैं जिनको हम धुआं में, जैसे कि आग में डाल देते हैं, चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है। जैसे कि बरसातों के मौसमों में मच्छरों को भगाने के लिए, जैसे पशुओं को मच्छर ना काटे, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर लोग उसमें आंच में क्या करते हैं, आग में वो क्या डाल देते हैं, गंधक, जिससे कि एक गैस निकलती है। उससे क्या होता है कि जो मच्छर है वो भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं। यानी कि वो क्या है, धूम्र, यानी वो क्या है, धुआं, यानी वो किसके रूप में कार्य कर रहा है, धुआं के रूप में। यानी कि वो जो विष हैं जो धुआं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं कीटों को मारने के लिए, वो धूम्रक विष कहलाते हैं। कैसे विष कहलाते हैं, धूम्रक विष। आप इनके एक एक दो उदाहरण पढ़ लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। आपकी जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, और वो सबसे अंतिम क्वेश्चन है। तो जो आपका जो क्वेश्चन है, कीट में विभिन्न ज्ञापक अंगों का वर्णन कीजिए तथा संयुक्त नेत्र क्रियाविधि को लिखिए। कीट में विभिन्न ज्ञापक अंगों का वर्णन कीजिए तथा संयुक्त नेत्र की क्रियाविधि का भी वर्णन कीजिए।
या क्रियाविधि को समझाइए। यानी कि अब बात करते हैं कीट में विभिन्न ज्ञापक अंग, यानी ज्ञापक अंग क्या होते हैं। ज्ञापक यानी कि ज्ञान वाले अंग, क्या ज्ञान वाले अंग, यानी कि वे कीटों में जो अंग पाए जाते हैं वो क्या कराते हैं, कीटों को ज्ञान कराते हैं। ये ताक का ज्ञान कराते हैं, देखने का, सुगंध का, यानी बहुत सारे ज्ञान ज्ञापक अंग पाए जाते हैं कीटों में, जो कि कीटों को क्या कराते हैं, ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो ज्ञापक अंग कहलाते हैं। इसमें आपको केवल नेत्र यानी जो आई होती है उसका क्या करना है, उसकी क्रियाविधि को समझाना है कि जो इसकी जो नेत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, कि और आइरिस होता है, प्रकाश आइरिस से होकर कॉर्निया पर जाता है, कॉर्निया में जो पर्दा होता है उसके पीछे एक और पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं, और जो प्रकाश है जो रेटिना पर पड़ता है तो उसका उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, जो कि तंत्र का तंत्रों द्वारा, मस्तिष्क द्वारा सीधा करके हमको पता चल जाता है कि वो वस्तु क्या होती है। इसके बारे में आपको ये सब कुछ क्लियर कर देना है। तो आपने इस छोटी सी वीडियो में एंटोमोलॉजी के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्लियर कर लिए, यानी कि आप निश्चिंत ही पेपर में पास हो जाओगे। और आपने वो क्लियर करने के साथ साथ आपको पता चल गया यानी कि इन क्वेश्चनों में क्या क्या होता है, आपने वो सारे के सारे पढ़ लिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।